हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 26 और 27 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। काफ़ी चीज़ें रिवाइज करेंगे और काफ़ी कुछ आज हमें नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रिलीज्ड FLN रिपोर्ट? FLN क्या होता है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, हमने इसकी फुल फॉर्म देख ली, लेकिन ये फाउंडेशनल क्या है? अगर आपको याद हो, एनईपी के अंडर एक स्ट्रक्चर लॉन्च किया गया था 5334 का। ये था फाउंडेशनल, प्रिपेटरी, मिडल और सेकेंडरी। यहीं से आपका ये फाउंडेशनल लिया गया है, और ये 3 से लेके 8 या 9 साल के बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है, या फिर हम बोले बिलो द 10 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, फिर यहीं पे आपको याद रखना है, ये जो लिटरेसी और न्यूमरेसी है ना, मतलब यहाँ पे बात की जाती है इस FLN के अंदर कि जो बच्चे हैं, हम उनको पहले न्यूमरेसी सिखाएं, उनको नंबर सिस्टम सिखाएं, नंबर्स के बारे में बताएं, और वर्ड्स के बारे में जो लिटरेसी आ जाती है उनके बारे में उनको अवेयरनेस क्रिएट कराएं। उनको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखानी है, एंड जिससे उनका आगे आप देखेंगे ग्रोथ हो सके। तो ये फाउंडेशनल, न्यूमरेसी एंड लिटरेसी। फिर यहीं पे आ जाता है बाल वाटिका, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 की बात की गई है यहाँ सभी पे। तो इसी का पूछा गया कि जो FLN रिपोर्ट है अभी, ये किसके द्वारा रिलीज की गई थी? तो याद रखेंगे, ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM विवेक देब्रॉय, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। द इंडिया डायलॉग के दौरान इसको लॉन्च किया गया था, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड US एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर स्टैनफोर्ड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था 23 से लेके 24 फरवरी के बीच में। तो पूछा जा सकता है, ये सेकेंड एडिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई थी? विवेक देब्रॉय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM के चेयरमैन हैं विवेक देब्रॉय। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो FLN है, ये इंडिकेटर है ऑफ लिटरेसी अमंग चिल्ड्रन बिलो द 10 ईयर्स ऑफ एज। ऑलराइट, और इसको 18 आउट ऑफ 36 स्टेट यूनियन टेरिटरीज में लॉन्च किया जा चुका है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं।
स्टेट विच विल बी यूजिंग रोबोट्स फॉर क्लीनिंग मैनहोल्स। जो आपके गटर सीवेज हो गए उनको मैनहोल्स को साफ करने के लिए अभी रोबोट्स यूज किए जाएंगे किस स्टेट के द्वारा। इसी के साथ साथ आप याद रख सकते हो कि अगर मैं जैसे पूछूं कि पहला रोबोट जो कि फायर फाइटिंग टीम में यूज किया गया था किस स्टेट के द्वारा या यूनियन टेरिटरी के द्वारा यूज किया गया था, तो वो दिल्ली में यूज किया गया था पहले रोबोट दैट विल बी यूज्ड इन फायर फाइटिंग। ठीक, फिर यहीं पे आ गया पहले रोबोट जो कि क्लीनिंग मैनहोल्स के लिए यूज किए जाएंगे, वो कौन सी स्टेट रहेगी, वो आपकी केरला स्टेट रहेगी। केरला की बात करें, इनके द्वारा अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस के नाम से लॉन्च किया गया था। इन्होंने अपना खुद ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी लॉन्च किया गया था और इन्हीं के द्वारा शैली ऐप भी लॉन्च की गई थी जो कि हेल्थ एंड वेलनेस ऐप रहेगी। यहीं पे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, इनके द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल डबल डेकर बस को भी लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल डबल डेकर बस, पहली डबल डेकर या इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे भी कह सकते हैं, वो बस कहाँ लॉन्च की गई थी, वो आपकी महाराष्ट्र में लॉन्च की गई थी। फिर यहीं पे अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में आपके FIH के हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे और यहीं पर आपका बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम भी लोकेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैनहोल से रिलेटेड पहली स्टेट कौन सी है जहां पे रोबोट्स यूज किया जाएगा, वो रहेगी आपकी केरला। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहीं पे आप देख सकते हैं केरला वो पहली स्टेट बनी रोबोट्स को यूज किया जाएगा टू क्लीन मैनहोल्स। और यहीं पे जो ये आपका स्कैवेंजर हंट रहेगा ना फॉर क्लीनिंग मैनहोल्स, उसका एक नाम दिया गया है, वो है बैंडीकूट। वाटर रिसोर्स मिनिस्टर के द्वारा हमारे लॉन्च किया गया रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडिकूट इसका नाम रहेगा। थिसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में इसको लॉन्च किया गया था और केरला यहाँ पे पहली स्टेट बन गई है इन इंडिया टू यूज रोबोटिक टेक्नोलॉजी टू क्लीन एंड ऑल इट्स कमीशन मैनहोल्स एंड ड्रेनेज। ठीक है, 100-day एक्शन प्लान का ये पार्ट रहेगा और इसको कहाँ लॉन्च किया गया, अंडर द गुरुवार सीवरेज प्रोजेक्ट जो कि केरला वाटर अथॉरिटी का पार्ट रहेगा, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था फॉर 100-day एक्शन प्लान में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब हम कहें तो ये थर्ड क्वार्टर रहेगा। तो थर्ड क्वार्टर में जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आता है वो क्या रहेगा, तो वो 7.2% का इन द थर्ड क्वार्टर। यहीं पे अगर मैं बात करूँ, ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई, NSO के द्वारा रिलीज की गई इन देयर 5th एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के दौरान, जो कि जुलाई से लेके जून तक, मतलब जुलाई 2021 से लेके जून 2022 तक का ये आपका सर्वे रहेगा। और इसके अंडर बात करें तो जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो थी जस्ट एट अ 5-year लो, जो थी 4.1% में। ठीक है, और अगर मैं थर्ड क्वार्टर की बात करूं तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगी फॉर द फिस्कल ईयर 23 वो है 7.2% की। ठीक, चलिए आप यहाँ देख सकते हैं NSO के द्वारा ये सर्वे रिलीज किया गया है अंडर द 5th एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के दौरान इस पीरियड के लिए। और यहाँ पे इंडिया की जो ग्रोथ बताई गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताई गई 7.2% की बात की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा अभी 9 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है ताकि जो गंगा है इसको क्लीन किया जा सके, इसके जो घाट्स हैं उनको बेटर किया जा सके और अच्छे से वहाँ पे डेवलपमेंट की जा सके। उनका रीडेवलपमेंट के लिए, उनको क्लीन करने के लिए गंगा को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कमेटी के द्वारा 9 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया। ये जो 9 प्रोजेक्ट्स रहेंगे 1278 करोड़ रुपीस के ये प्रोजेक्ट रहेंगे और इन 9 प्रोजेक्ट में से 7 प्रोजेक्ट तो रहेंगे आपकी गंगा को क्लीन करने के और जो 2 प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो आपके घाट के डेवलपमेंट के लिए रहेंगे। ठीक, यहीं पर आप देख सकते हैं एक चीज और, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है इनके डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे, वो है जी अशोक कुमार। फिर इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट देखें, जैसे वेस्ट बंगाल में आपका एक प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा वर्थ 123 करोड़, जहां पे आपके 13 मिलियंस ऑफ लीटर्स पर डे का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप किया जाएगा। बिहार की बात करें तो 94 करोड़ रुपए लगा के एक 10 मिलियंस ऑफ लीटर्स पर डे का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। मध्य प्रदेश में 511 करोड़ रुपए की लागत से आपका पॉल्यूशन डिक्रीज करने की बात की जाएगी इन द रिवर्स खान एंड सरस्वती इन इंदौर मध्य प्रदेश। यूपी में भी 2.84 करोड़ रुपए की लागत से नागेश्वर धाम आश्रम घाट को रीडेवलप किया जाएगा। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर वी मुरलीधरन। इन्होंने लॉन्च किया एक नया इनिशिएटिव एट NIT कैलीकट। किन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया, वी मुरलीधरन के द्वारा लॉन्च किया गया एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, या फिर सेवरल न्यू इनिशिएटिव, एक नहीं
सेवरल न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन या फिर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पे कि हम बात करें कि वीमेंस को एंटरप्रेन्योरशिप में ध्यान दें, वीमेंस अपनी ज़्यादा बेटर एजुकेशन लें, फिर अगर हम देखें तो बच्चों को और ज़्यादा बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए स्कूल लेवल पे भी ये लॉन्च किए गए हैं इनिशिएटिव। यहीं पे अगर मैं एनईपी की बात करूं तो सबसे पहले आई थी 1968 में, इसके बाद आई 1986 में, फिर आई 2020 में। और याद रखेंगे 1992 में 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी को जस्ट एडिट किया गया था, कोई नई पॉलिसी नहीं आई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी तक कितनी बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं, तो 3 बार आई हैं, जो 2020 में आपकी तीसरी आई थी। ठीक है, फिर यहीं पे आप देखेंगे स्किल हब को सेटअप करने की बात की गई है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, क्योंकि आजकल आप देखेंगे हर जगह आपकी 3 से 4 चीज़ें चल रही हैं। जैसे हम देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हो गया, ड्रोन्स में डेवलपमेंट चल रही है, सोलर पैनल, सोलर एनर्जी की डेवलपमेंट चल रही है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें हम, इन चीज़ों पे डेवलपमेंट चल रही है, 3D प्रिंटिंग का आगे बहुत स्कोप है। तो इन चीज़ों पे इंडिया बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है और इन्हीं में आगे लोगों को स्किल प्रोवाइड कराने के लिए ही यूनियन मिनिस्टर वी मुरलीधरन के द्वारा कुछ नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए एट NIT कैलिकट ऑन द लाइन्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने एक ब्रोशर भी रिलीज किया है सेंटर फॉर वीमेन वेलफेयर एंड सोशल एम्पावरमेंट का एट NIT कैलिकट में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा रीनेमिंग की गई है औरंगाबाद की टू व्हाट। देखो औरंगाबाद का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, वो कर दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर ये आपका नया नाम कर दिया गया है औरंगाबाद का। यहीं पे अगर क्वेश्चन मैं पूछूं ओस्मानाबाद, ओस्मानाबाद का नया नाम क्या रहेगा, तो ओस्मानाबाद का नया नाम चेंज करके कर दिया गया है धाराशिव। तो 2 नाम चेंज हुए हैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नाम द्वारा। और ये दोनों कहां पर है, महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, औरंगाबाद तो कर दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर और ओस्मानाबाद का नाम चेंज करके कर दिया गया है धाराशिव। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आप यहां देख सकते हैं छत्रपति संभाजी नगर को और उसका ये नाम हो गया, औरंगाबाद का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर और ओस्मानाबाद का चेंज कर दिया है धाराशिव। अगर छत्रपति संभाजी नगर की बात करें, छत्रपति संभाजी इज द ओल्डेस्ट सन ऑफ द मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज एंड सेकेंड रूलर ऑफ मराठा स्टेट फ्रॉम 1681 to 1689। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल IPR इंडेक्स। IPR क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब जैसे मान लो आपको पेटेंट लेना है, आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की, आपने कोई नई मशीनरी डेवलप की और पूरी दुनिया में ऐसा फर्स्ट ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट है और आप चाहते हैं इसको मोनेटाइज करना, तो आप इसका क्या कराएंगे, पेटेंट करा लेंगे कि कोई और आपकी इस टेक्नोलॉजी को कॉपी ना कर सके, कोई और आपकी इस टेक्नोलॉजी को यूज ना कर सके। और अगर कोई यूज करता है तो आप उन पे केस डाल सकते हैं, वरना उनको आपको राइट्स देना होगा, वरना वो आपको पे करेंगे टू यूज योर टेक्नोलॉजी। तो ये आपका पेटेंट्स होते हैं बेसिकली। अब जैसे आप रिसर्च वर्क करते हैं तो आप अपनी रिसर्च आगे डालते हैं, पब्लिश करते हैं, तो वो क्या सिंपलाइज करता है कि इस फील्ड में पर्टिकुलर आपने रिसर्च किया और कोई भी अगर डेवलपमेंट होती है, कोई और लोग आपकी अगर रिसर्च को लेना चाहे तो उनको आपका टैग देना पड़ेगा, उनको आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, उनको आपको एक रेफरेंस देना पड़ेगा कि हाँ फ्रॉम दिस एंड दिस रिसर्च मैंने ये चीज को कंक्लूड करा या फिर मैंने ये चीज ली है। ठीक है, तो ऐसे ही इंडिया की क्या रैंक रहेगी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडेक्स में, जो अभी 2023 के लिए लॉन्च किया गया था। इसी के साथ याद रखेंगे ये 11th एडिशन था जो कि लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर अगर मैं इंडिया की रैंक की बात करूँ 2022 में और 2023 में, तो क्या डिफरेंस है, 2022 में इंडिया की रैंक थी 43, लेकिन फिर अब बढ़कर उसकी 2023 में इंडिया की रैंक क्या हो गई है 42 इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडेक्स 2023 के लिए, जिसका 11वां एडिशन था। यहां पर इंडिया की क्या रैंक रहेगी 42nd, इसको कर लेंगे। ठीक है, 2023 के लिए 42nd पोजीशन पे आते हैं इंडिया आउट ऑफ 55 नेशन। एक चीज और, 55 नेशंस की ये लिस्ट रिलीज की जाती है। ठीक है, फिर इसी के साथ याद रखना आपको
यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो 50 यूनिक इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपके ये रैंक निकाली जाती है ऑफ दीज 55 कंट्रीज। यहाँ पर आपका पेटेंट से लेके कॉपीराइट लॉज से लेके मोनेटाइजेशन से लेके सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है एंड देन आपकी ये लिस्ट को रिलीज किया जाता है। और जहाँ पे इंडिया की रैंक थी 2023 में 42nd। नेक्स्ट आ जाता है, यहीं पे आप देखिए 2023 का 11th एडिशन था, इंडिया की रैंक हो गई टू 42nd इन यूएस आईपीआर इंडेक्स 2022 के लिए। पे आप कंफर्म करेक्ट कर सकते हैं, इट इज 42nd रैंक, ठीक है, 2023 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कंट्री हैज साइंड अ पैक्ट विद आईएसए टू यूज सोलर पावर इन देयर कंट्री। अब देखो आईएसए क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक चीज और, यहीं पे अगर मैं पूछूं यहाँ के डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, या फिर मैं बोलूं यहां पर कौन है, वो है अजय माथुर। ठीक, तो किस कंट्री ने अभी एक पैक्ट साइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ ताकि सोलर कैपेसिटी को बढ़ा सके, सोलर पावर को बढ़ा सके अपनी कंट्री में, वो रहेगा बांग्लादेश। इवन अभी अडानी ग्रुप के द्वारा बोला गया था कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे बांग्लादेश को, तो ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अगर मैं देखूं तो 123 नेशंस इसके पार्ट हैं। और ये क्या है कि सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए, सोलर एनर्जी को स्केल करने के लिए ही ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया गया था 2015 में, जो कि एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और फ्रांस का। यहां पर बांग्लादेश का जो टारगेट रहेगा 2030 तक, वो क्या रहेगा कि इनको 4000 मेगावाट सोलर एनर्जी जनरेट करनी है थ्रू वेरियस सेवरल प्रोजेक्ट्स। ठीक, चलिए, और इवन एक और प्रोजेक्ट है, टारगेट है इनका 2041 का कि 40% ऑफ द टोटल एनर्जी जो बांग्लादेश यूज करती है उसमें से 40% ये रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें तो केरला का टारगेट क्या था, जो पहली स्टेट बनी इंडिया में कि इन्होंने बोला कि हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करेंगे, तो 2040 तक ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने की बात करते हैं और 2050 तक ये आपका टोटल कार्बन न्यूट्रल होने की बात करते हैं। वहीं पे अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया का टारगेट है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा याद रखने के लिए। FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इन्होंने रिसेंटली अभी किस कंट्री की मेंबरशिप को खत्म कर दिया है, तो वो रहेगी आपकी रशिया। FATF का काम क्या होता है, और इन्हीं के द्वारा एक ग्रे लिस्ट भी रिलीज की जाती है। FATF होता है बेसिकली जो टेरर फाइनेंसिंग होती है ना, जो भी टेररिज्म को बढ़ावा देती है कंट्री, उनको जो फाइनेंस किया जाता है उनको रोकने का ये काम करती है। उसके बारे में ये नज़र रखती है कि कैसे पैसे को टेररिज्म की तरह यूज़ किया जा रहा है या कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखेंगे यहीं से, इनकी जो ये ग्रे लिस्ट होती है ना, ये बताती है टेरर फाइनेंस, और जो कंट्री इस लिस्ट में आ जाती है ना, उनको फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है आगे कंट्रीज के द्वारा। या फिर जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, जब आपको दिक्कत पड़ेगी तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपकी हेल्प नहीं करेगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा अगर उनको प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट करने हैं तो उनको फंडिंग नहीं मिलेगी प्रोजेक्ट्स की, अगर वो अपना बढ़ सके। तो एक नेगेटिव चीज़ यही होती है कि बाकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उन कंट्रीज की हेल्प नहीं करती है। तो अभी FATF की मेंबरशिप से किसको हटा दिया, रशिया की हटा दिया, क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर चल रही है। दूसरा याद रखेंगे, ग्रे लिस्ट में किसको डाल दिया गया है, ग्रे लिस्ट में 2 कंट्रीज को डाला गया है, एक तो है साउथ अफ्रीका और दूसरी आ जाती है नाइजीरिया। इन दोनों को अभी ग्रे लिस्ट में डाला गया है ऑफ FATF। ठीक है, और क्योंकि ये टेरर फाइनेंस करते थे इसलिए इनको डाला गया। फिर एक और चीज यहां पे याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं FATF के मेंबर्स की, तो 39 कंट्रीज इसका पार्ट होता है, US, इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, UK, जर्मनी एंड ठीक है, ये आपके पास रहेंगे, एंड फ्रांस। यूक्रेन अभी मेंबर नहीं है FATF का। और एक और चीज याद रखेंगे, जो प्रेसिडेंट हैं FATF के, वो कौन है, वो पहले सिंगापुरियन बने थे जिनको अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ FATF, वो है T राजा कुमार। ठीक है,
2024 तक इनकी अपॉइंटमेंट रहेगी। और अगर हेडक्वार्टर बात करूं FATF का कहां पर रहेगा, वो है पेरिस, फ्रांस में। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। आप इनको नोट से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। FATF सस्पेंड्स द रशिया मेंबरशिप, और FATF ने साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया को अपनी ग्रे लिस्ट में ऐड कर लिया गया है। ठीक है, और इसको हम एक वॉच डॉग भी कहते हैं जो कि फाइनेंशियल क्राइम पे नजर रखता है, FATF। मूविंग ऑन, NSE इंडिसेस लॉन्च इंडिया पहला निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को इन्होंने लॉन्च कर दिया गया है। इट इज अ बेस डेट ऑफ 1 जनवरी 2021 और बेस वैल्यू रहेगी 1000। ठीक है, ये लॉन्च किया गया एट सेबी वर्कशॉप ऑन म्युनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज बेंगलोर, कर्नाटका में। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। PFRDA की बात करें तो ये क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनके द्वारा जो वेटिंग पीरियड होता था ना NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम से अपने अमाउंट को विड्रॉ करने का, जब वो अप्लाई करते हैं उसके बाद पहले रहता था T+4, इसको रिड्यूस करके T+2 कर दिया गया। मतलब NPS के थ्रू जो भी पैसा अपना विड्रॉ करेंगे उनको पहले जो टाइम लगता था वो अब कम लगेगा। पहले T+4 टाइम लगता था, अब उनको T+2 डेज लगेंगे। आफ्टर द 2 डेज ऑफ रिक्वेस्ट उनके पैसे उनके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉसकॉस्मोस। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे फंसे थे उनको वापस लाने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया। कौन सी कंट्री के द्वारा ये किया गया और कौन से रॉकेट की मदद से ये किया गया और कौन से 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन पूछे रॉसकॉस्मोस, ये रशिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो कंट्री कौन सी हो गई, रशिया हो गई। फिर पूछा जाए कौन सा रॉकेट यूज किया जाएगा, तो सोयूज MS-23 स्पेसक्राफ्ट की मदद से इसको किया गया। कहां से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। कौन से 3 एस्ट्रोनॉट हैं, वो हैं सर्गे प्रोकोएव, दिमित्री पेटलिन एंड फ्रैंक रूबियो। इन तीनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लाया गया। फिर याद रखेंगे रशिया ने एग्जिट कर दिया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टिल 2024, मतलब बाय 2024 ये एग्जिट कर देंगे ऑपरेशंस इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्यूटरी की। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल के हस्बैंड देव सिंह रण सिंह शेखावत जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 89। ही वॉज बॉर्न इन 1934 और पुणे महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं। स्टेट न्यूज देखें तो बिहार कैबिनेट ने अभी $50,000 अप्रूव करे हैं ताकि जो एक फॉग अलर्ट सिस्टम को बनाया जा सके विद USNCAR। अब USNCAR क्या है, आपको पहले तो ये देख लेते हैं। USNCAR की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च। इनके द्वारा मिलके बिहार कैबिनेट ने $50,000 अप्रूव किए ताकि एक फॉग अलर्ट सिस्टम को डेवलप किया जा सके, ताकि एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके, क्योंकि फॉग के टाइम पे विजिबिलिटी आपके ना के बराबर होती है। ठीक है, ये आपका एक अर्ली वार्निंग सिस्टम रहेगा जो काफी मेजर रोल प्ले करेगा क्लाइमेट चेंज एडेप्शन में और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में भी। ठीक, इसी के साथ साथ एक चीज और हम देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एंड पूछे जाने के जिसके पूरे चांस रहेंगे, जो है अभी रिसेंटली फीबा एशिया के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वो पहले इंडियन कौन बने हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है फीबा एशिया का। फर्स्ट इंडियन भी रहेंगे ये, तो वो कौन है, डॉक्टर के गोविंद राज। ठीक है, डॉक्टर के गोविंद राज, इनको नॉमिनेट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ फीबा एशिया। और गोविंद राज ये वो पहले इंडियन बने हैं टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फीबा एशिया। ठीक है, ये फीबा क्या है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, BFI के ये प्रेसिडेंट है और इनको अभी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है फीबा एशिया का, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन का इनको अपॉइंट किया गया। 44 एशियन फीबा फेडरेशन कंटेन करती है ये आपकी फीबा एशिया, और ये पहले इंडियन बने हैं जिनको ये अपॉइंट किया गया टू दिस पोजीशन। फिर इसी के साथ साथ एक और न्यूज याद रखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं पहला MCA बार्ज कहां लॉन्च, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इंडियन नेवी के द्वारा। MCA क्या होता है, फर्स्ट मिसाइल कम एम्यूनेशन, मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज यार्ड 75, ये लॉन्च किया गया कहां पर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, और याद रखेंगे ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं
ओला इलेक्ट्रिक पर। ओला इलेक्ट्रिक अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल हब सेटअप करने की बात कर रहा है तमिलनाडु में, जिसकी कॉस्ट होगी 7,614 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट से ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल हब को सेटअप किया जाएगा, जहां पे 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे बनाई जाएंगी। इवन यहाँ पे आपके लिथियम से रिलेटेड भी प्रोडक्शन की जाएगी। मतलब उसको अब हम जानते हैं, क्योंकि लिथियम की आपने देखा होगा रिसोर्सेज कहाँ मिले, रिजर्व्स जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहां से हम तमिलनाडु रिजर्व्स को लाएंगे और वहां पर उसका यूज भी किया जाएगा, ताकि एक बेटर एक हब बनाया जा सके। ठीक है, जैसे हम देखें अभी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब कहाँ बन रहा है, आपका गुजरात में। तो ऐसे ही वन ऑफ द लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल हब सेटअप करने की बात कही गई है, कहां पर, तमिलनाडु में, विद 7,614 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट की मदद से। ठीक, और इसी के साथ साथ बात करें तो यहाँ पे कुछ 3,111 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तमिलनाडु में। तो ये तो हो गए दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर्स। जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम चेयरमैन विवेक देबरॉय के द्वारा सेकेंड एडिशन लॉन्च किया गया एफएलएन रिपोर्ट का। केरला वो पहली स्टेट बन गई जिन्होंने रोबोट्स का यूज किया मैनहोल्स को क्लीन करने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट dips to 7.2% इन थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा 9 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं 1278 करोड़ रुपए के, जिसमें से 7 प्रोजेक्ट्स होंगे क्लीन करने के लिए गंगा को, 2 प्रोजेक्ट्स होंगे घाट के डेवलपमेंट के लिए। यूनियन मिनिस्टर वी मुरलीधरन इन्होंने नया इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं कई एट एनआईटी कैलिकट, जो एनईपी पे बेस्ड होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूव किया रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद एंड ओस्मानाबाद। इंटरनेशनल आईपीआर इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या रहेगी, 42nd रहेगी इन द 11th एडिशन। बांग्लादेश गवर्नमेंट एंड आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन्होंने एक पैक्ट साइन किया टू एनहेंस द यूसेज ऑफ सोलर पावर इन बांग्लादेश। नेक्स्ट, एफएटीएफ ने सस्पेंड कर दिया है रशिया की मेंबरशिप को, एंड साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया को ऐड कर लिया गया है इन द ग्रे लिस्ट। एनएससी इंडिया ने लॉन्च किया इंडिया का पहला निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को। पीएफआरडीए ने T+2 सेटलमेंट लॉन्च किया फॉर पार्शियल विड्रॉल ऑफ एनपीएस। एपीईडीए ने साइन किया एक एमओयू विद लुलु हाइपर मार्केट फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ मिलेट्स इन गल्फ कंट्रीज। गोविंद राज कैंप रेड्डी ये वो पहले इंडियन बन गए टू बी नॉमिनेटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फीबा एशिया। पहले एमसीए बार्ज लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। रॉसकॉस्मोस ने सोयूज MS-23 स्पेसक्राफ्ट की मदद से 3 एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाए फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और रॉसकॉस्मोस किस कंट्री का है, रशिया का है। देन देवी सिंह रण सिंह शेखावत ये फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल के हस्बैंड है, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। बिहार कैबिनेट ने $50,000 अप्रूव किए हैं एक फॉग अलर्ट सिस्टम के विद यूएस NCAR। और ओला इलेक्ट्रिक सेटअप करेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल हब तमिलनाडु में विद एन आउटले ऑफ 7,614 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट। तो चलिए ये तो हो गए आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके रिवीजन पार्ट पर। सबसे पहले देखें कुछ एक्सरसाइज देखते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज जनवरी 2023 की। त्रिशिकारी प्रहार ये इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराई गई नॉर्थ बंगाल में। वीर गार्डियन ये एक एयर एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान के बीच में हुई थी, लोकेशन रहेगी जापान। ट्रोपैक्स इंडियन नेवी के द्वारा कराई गई इंडियन ओशन में। पूर्वी आकाश एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स के द्वारा नॉर्थ ईस्ट में। प्रलय ये भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कराई गई थी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। एम्फेक्स एक्सरसाइज ये आपकी इंडियन नेवी के द्वारा ही कराई गई, कहां पर, काकिंडा में, आंध्र प्रदेश में। ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन पूछी जाती है तो याद रखेंगे। एक्सरसाइज साइक्लोन 1 ये आपकी इंडिया और इजिप्ट आर्मी के बीच में कराई गई एक्सरसाइज है, जो कि जैसलमेर राजस्थान में हुई थी। और वरुणा एक्सरसाइज ये नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच में इसको कंडक्ट कराया गया था। फिर इसके बाद आ जाता है असम गवर्नमेंट के द्वारा उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जो कि असम वैभव है। उनको किससे सम्मानित किया गया उनको इस अवार्ड से, वो है डॉक्टर तपन साइकिया, इनको ऑनर किया गया है असम वैभव से। फिर आ जाता है 24वां EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, सज्जन जिंदल को इन अवार्ड से सम्मानित किया गया 2022 के लिए। फिर आ जाते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको सिलेक्ट किया गया है एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मरकम इंडिया रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया गया इंडिया की जो सोलर कैपेसिटी है
वो ग्रो कर गई है बाय 27% टू 13 गीगावाट इन 2022। इससे पहले कुछ 10 गीगावाट के करीब थी, अब 27% से बढ़ के वो 13 गीगावाट की हो गई है इन 2022। और सबसे बेस्ट स्टेट कौन सी है इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी? वो रहेगी राजस्थान। फिर आ जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम ने ओवरटेक कर लिया है इंडिया को टू बी द वर्ल्ड 6th बिगेस्ट स्टॉक मार्केट विथ $3.11 ट्रिलियन मार्केट कैप। तो $3.11 ट्रिलियन मार्केट कैप से जो वैल्यू हो गई है वो यूके की हो गई है। और इंडिया क्यों 6th पोजीशन पे आ गया, 7th पोजीशन पे आ गया और नीचे? बिकॉज ऑफ जो अडानी और का जो शेयर्स हैं वो जो गिरे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हिंडनबर्ग और अडानी के बीच में जो भी एक हसल चल रही है, उसके मदद से आप देख रहे हैं अडानी के स्टॉक डेली आपके गिरे जा रहे हैं और इसकी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपनी मार्केट वैल्यू को लूज कर दिया। ऑलमोस्ट 70 to 80% वैल्यू में रिडक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये हो गए रिवीजन पार्ट। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। आज कोई भी आपके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो ये आज आपको नीचे कमेंट करके बताना है हु इज द मोस्ट जनरस पर्सन इन इंडिया एज पर द ह्यूरन रिपोर्ट। दूसरा, जयपुर एयरपोर्ट ये कहां पर लोकेटेड है। और तीसरा, 22nd वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट ये कहां पर हुई थी। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट मिलेंगे ना तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए और ज़्यादा बेटर कंटेंट ला सकूं और अच्छे से आपको नई नई चीज़ें मैं सिखा सकूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मोटिवेशन का रोल, ये आपको पता ही होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.